विनश्यन्ति। हर हर महादेव नमस्ते। 1000 साल पुरानी किसी सभ्यता का सच जानना हो, लेकिन उनके दौर का कोई जिंदा इंसान बात करने के लिए मौजूद ना हो, तो क्या किया जा सकता है? जाहिर है हम उनसे बात तो नहीं कर सकते, तो हमें उनकी छोड़ी हुई चीजों को ही देखना पड़ता है। बिल्कुल। शायद किसी घर में रखी पुरानी चीजों को खंगाला जा सकता है, जैसे इस्तेमाल किए गए कप हो गए, बच्चों के मिट्टी के खिलौने, या कह लें कि कोई निजी डायरी। हाँ, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से ना उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। सही कहा। लेकिन अगर किसी पूरे समाज के सामूहिक सोच या उनके शासकों की ताकत को समझना हो, तो नजरें कहीं और जाती हैं। हाँ, तब हम शहर में लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स, विशाल इमारतों या सरकारी स्मारकों को देखते हैं। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव का मिशन भी सिर्फ इतिहास की किताबें बांचना नहीं है। आज हम प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो हड़प्पा काल से शुरू होकर मौर्य काल तक जाती है। हाँ, तो ये ऐसा है जैसे हम किसी सभ्यता की निजी डायरी के पन्नों, यानी उनके खिलौने और बर्तनों को पढ़ने से लेकर उनके द्वारा लगाए गए विशाल होर्डिंग्स यानी राजकीय स्तंभों तक का सफर तय कर रहे हों। और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे ये चीज हमारी आज की राष्ट्रीय पहचान की नींव बनी। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। सभ्यता की निजी डायरी का पहला पन्ना खोलते हैं, जो कागज का नहीं बल्कि धातु का बना है। ये शुरुआत बहुत ही सटीक है। जब हड़प्पा सभ्यता की धातु विज्ञान तकनीक की बात आती है ना, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। चमत्कार कैसे? मतलब क्या वो सच में इतने एडवांस्ड थे? अरे बिल्कुल। उस दौर के लोग कांसे यानी ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाने में इतने पारंगत थे कि उनकी तकनीक आज के आधुनिक इंजीनियरों का भी दिमाग चकरा दे। इस तकनीक को लॉस्ट वैक्स या फिर फ्रांसीसी भाषा में सायर परड्यू कहा जाता है। सायर परड्यू सुनने में काफी तकनीकी लग रहा है भी। ये कोई साधारण सांचे में ढालने वाली प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि रसायन और भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही जटिल इस्तेमाल था। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। अगर उस दौर में कोई आधुनिक मशीनें, तापमान नापने वाले थर्मामीटर या कह लें कि 3D प्रिंटर नहीं थे, तो उन्होंने इसे कैसे किया? हाँ, तो मोम और मिट्टी के इस्तेमाल से इतनी जटिल ढलाई प्रक्रिया को अंजाम कैसे दिया जाता था? मोम तो जरा सी गर्मी से पिघल जाता है। इसी वजह से ये प्रक्रिया 4 बहुत ही नपे तुले चरणों में पूरी की जाती थी। इसे इस तरह से देखना चाहिए। पहले चरण में कलाकार मोम का एक मॉडल तैयार करता था, मतलब एक तरह का बेस मॉडल। हाँ बिल्कुल, एक प्रोटोटाइप। जिस भी चीज की मूर्ति बनानी है, पहले उसे मोम से अत्यंत बारीकी से गढ़ा जाता था। दूसरे चरण में इस मोम के मॉडल के चारों ओर गीली मिट्टी का एक बहुत ही सघन लेप लगाया जाता था। अच्छा, मिट्टी का लेप। कम सरी। और इसके बाद ये वो चरण आता होगा जिसकी वजह से इसे लॉस्ट वैक्स यानी खोया हुआ मोम कहा जाता है, आग में पकाने वाला हिस्सा। हाँ, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। तीसरे चरण में उस मिट्टी के सांचे को आग में पकाया जाता था। आग की तेज गर्मी से अंदर का मोम पिघलने लगता था। तो वो मोम बाहर कैसे आता था? सांचे के निचले हिस्से में पहले से ही एक छोटा सा छेद छोड़ दिया जाता था, जिससे सारा पिघला हुआ मोम बाहर बह जाता था। अब अंदर सिर्फ एक खाली जगह बचती थी, जो हूबहू उस मोम के मॉडल के आकार की होती थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? और फिर आता था चौथा और अंतिम चरण। उस खाली सांचे के अंदर भट्टी में पिघलाया हुआ खौलता तरल कांच से डाला जाता था। और जब वो धातु ठंडी हो जाती होगी तो बाहर की मिट्टी को तोड़ देते होंगे। बिल्कुल। धातु के ठंडे और ठोस होने के बाद भारी मिट्टी के कवच को सावधानी से तोड़कर हटा दिया जाता था। कालीबंगा से मिला कांस्य का बैल और मोहनजोदड़ो की मशहूर नर्तकी या डांसिंग गर्ल, ये सब इसी लॉस्ट वैक्स तकनीक की उपज हैं। वो नर्तकी की मूर्ति तो मैंने देखी है, सच में हैरान करने वाली है। मतलब लंबाई में वो मुश्किल से सिर्फ 4 इंच की है। हाँ, सिर्फ 4 इंच। लेकिन उसकी शारीरिक बनावट में जो बारीकी है, वो उस 4 इंच के आकार को धता बता देती है। उसके एक हाथ में कंधे तक चूड़ियां भरी हुई हैं और वो एक बहुत ही बेपरवाह, आत्मविश्वास भरी नृत्य मुद्रा में खड़ी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो महज धातु का एक टुकड़ा नहीं है। तो और क्या है? उस 4 इंच की मूर्ति के चेहरे पर जो आत्मविश्वास भरा स्टाइल है, वो तत्कालीन समाज की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये दर्शाता है कि हड़प्पा समाज में कला को खुद को अभिव्यक्त करने की कितनी स्वतंत्रता थी। यानी महिलाओं की स्थिति के बारे में भी कुछ पता चलता है।
बिल्कुल। एक महिला का इस तरह की बेबाक मुद्रा में खड़े होना इस बात का संकेत हो सकता है कि उस समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी मजबूत और स्वतंत्र थी। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि उनके खुले विचारों का एक जीवंत प्रमाण है। ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। लेकिन अगर हड़प्पा के लोग कांसे की मूर्तियां बनाने में इतने ही माहिर थे, तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। जी, पूछिए। खुदाई में सबसे ज्यादा आकृतियां और बर्तन पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा के क्यों मिलते हैं? मतलब क्या कांसा रातों रात गायब हो गया था, या फिर ये महज कुछ अमीर लोगों के शौक का हिस्सा था? यही तो पेच है। कांसा गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो बहुत महंगा था। अच्छा, तांबे और टिन को मिलाकर बनता है ना? हाँ, तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना और फिर उसे तराशना एक काफी खर्चीली प्रक्रिया थी। समाज का हर वर्ग इसे वहन नहीं कर सकता था। तो आम लोगों के लिए क्या था? इसलिए जब आम नागरिकों के जीवन की बात आती है, तो पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा सबसे सुलभ और बहुपयोगी विकल्प बनकर उभरती है। टेराकोटा की मूर्तियों को या तो हाथों से आकार दिया जाता था या फिर सांचों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर बनाया जाता था। इन टेराकोटा की आकृतियों में मैंने पढ़ा है कि मातृ देवी या मदर गॉडेस की मूर्तियां सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं। बिल्कुल, वो बहुत प्रमुख हैं। इनके चेहरों और उन पर सजे आभूषणों पर बहुत ही बारीक काम किया गया है। मुझे लगता है ये शायद उर्वरता या किसी गहरी धार्मिक आस्था का प्रतीक रही होंगी। मातृ देवी की मूर्तियां निश्चित रूप से उनके धार्मिक विश्वासों का केंद्र प्रतीत होती हैं। उनके अलावा एक सींग वाले देवता की आकृतियां भी मिली हैं, जो शायद एक अलग तरह के आध्यात्मिक विचार को दर्शाते हों। हाँ, लेकिन इन धार्मिक प्रतीकों से परे टेराकोटा ने हमें उस समाज के सबसे कोमल हिस्से की झलक दी है। सबसे कोमल हिस्सा? आप खिलौनों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, उनके बच्चों के खिलौनों के रूप में। अरे वो खिलौने सच में कमाल के हैं। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं। मिट्टी की बैलगाड़ियां, तरह तरह के जानवर और यहाँ तक कि सीटियां। हाँ, जो बिल्कुल आज की सीटियों जैसी लगती हैं। ये सोचकर एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है कि आज से हजारों साल पहले भी बच्चे बिल्कुल वैसे ही खिलौनों से खेलते थे जैसे आज के दौर के मेलों में मिलते हैं। सही बात है। मतलब ये साबित करता है कि इंसान की बुनियादी फितरत और बचपन का मनोविज्ञान कभी नहीं बदलता। बिल्कुल नहीं बदलता। और सिर्फ खिलौने ही नहीं, उनका मिट्टी के बर्तनों का विज्ञान भी बहुत उन्नत था। पॉटरी की बात कर रहे हैं? हाँ, हड़प्पा के मृदभांडों को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हैं सादे मृदभांड, जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों जैसे अनाज के भंडारण और पानी रखने के लिए होता था। और दूसरे? और दूसरे हैं चित्रित मृदभांड, लाल पृष्ठभूमि पर काले रंग से बनाए गए डिजाइन, जिनमें पेड़ पौधे, पक्षी और ज्यामितीय आकृतियां बहुत सलीके से उकेरी गई थी। इन चित्रित बर्तनों की कलात्मकता तो अद्भुत है ही, लेकिन इन सब में एक विशेष प्रकार के बर्तन ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सा बर्तन? छिद्रित मृदभांड यानी परफोरेटेड पॉट्स। इन बर्तनों में चारों तरफ छोटे छोटे छेद बने होते थे। अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये बिल्कुल हमारी आधुनिक रसोई में इस्तेमाल होने वाली छलनी की तरह है। हाँ, टी स्ट्रेनर या कॉलंडर की तरह। बिल्कुल, जिस तरह आज हम पास्ता से पानी निकालने या चाय छानने के लिए छलनी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वे इन छेदों वाले बर्तनों का उपयोग तरल पदार्थों को छानने के लिए करते थे। ये तुलना उस समाज की व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। इससे ये भी पता चलता है कि दैनिक जीवन की जो बुनियादी समस्याएं हैं, वे सदियों से एक जैसी ही हैं। और इंसान के उन्हें सुलझाने के तरीके भी। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी उन्नत छलनी और कलात्मक बर्तन बनाने वाले समाज के पास जरूर एक व्यवस्थित जीवन शैली रही होगी। तो क्या उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ उपयोगिता पर केंद्रित किया, या वे अपने रूप रंग और फैशन को लेकर भी उतने ही सचेत थे? फैशन? हाँ, क्योंकि जब हम उनके आभूषणों को देखते हैं तो लगता है कि वहां एक पूरा फैशन उद्योग चल रहा था। अरे, उनका फैशन सेंस तो उनके शिल्प कौशल का एक और बेहतरीन उदाहरण है। आभूषण बनाने के लिए वे सिर्फ पकी हुई मिट्टी या शंख पर निर्भर नहीं थे। और क्या इस्तेमाल करते थे? उन्होंने सोना, चांदी और कीमती रत्नों जैसे कार्नेलियन और लैपिस लाजुली को तराशने में महारत हासिल कर ली थी। और उनके गहने पहनने के नियम भी बहुत स्पष्ट और व्यवस्थित थे। अक्सर ये मान लिया जाता है कि प्राचीन काल में गहने सिर्फ महिलाओं के श्रृंगार का हिस्सा रहे होंगे। तो क्या हड़प्पा में भी ऐसा ही था? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है।
खुदाई से पता चलता है कि आभूषण काफी हद तक जेंडर न्यूट्रल थे। अच्छा। पुरुष भी पहनते थे। हर वर्ग में खुद को सजाने की चाह थी। हालांकि कुछ आभूषण ऐसे थे जो विशेष रूप से केवल महिलाओं के लिए थे, जैसे करधनी, झुमके और पायल। इस फैशन उद्योग का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा चन्हू-दड़ों और लोथल जैसे स्थानों से लगाया जा सकता है। हाँ, वहाँ की साइट्स बहुत अहम हैं। वहाँ मन के बनाने के बाकायदा बड़े-बड़े कारखाने या वर्कशॉप्स मिले हैं। ये कोई घर के आंगन में चलने वाला छोटा-मोटा काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। मन के बनाने के कारखानों का मिलना उनके व्यापारिक और आर्थिक विकास का सीधा प्रमाण है। मतलब वे बड़े पैमाने पे उत्पादन कर रहे थे। हाँ, इसका मतलब है कि वे केवल अपनी स्थानीय जरूरत के लिए चीजें नहीं बना रहे थे, बल्कि एक बड़े पैमाने पर सरप्लस उत्पादन कर रहे थे। मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं के साथ उनके व्यापारिक संबंधों के भी पक्के सबूत मिलते हैं। तो ये आभूषण सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं थे। जी नहीं, ये एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चलाने वाली मुद्रा की तरह भी काम करते थे। कमाल है। खैर, जब हम उनके उन्नत शिल्प और पत्थरों को तराशने की क्षमता पर चर्चा कर ही रहे हैं, तो उनकी पाषाण कला के दो प्रमुख उदाहरणों को आमने सामने रखना जरूरी हो जाता है। आप पुजारी राजा और पुरुष धड़ की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। एक है मोहनजोदड़ो से मिली पुजारी राजा की मूर्ति और दूसरी है हड़प्पा से मिला पुरुष धड़। दोनों पत्थरों से बने हैं, लेकिन दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, पुजारी राजा की जो मूर्ति है वो सेलखड़ी यानी स्टिएटाइट पत्थर से बनी है। इसकी आंखें आधी बंद हैं, जो एक तरह की ध्यान मुद्रा को दर्शाती हैं। और उनके कंधे पर वो शॉल भी है। हाँ, एक विशेष डिजाइन वाली शॉल है जिस पर त्रिपतिया या ट्रेफॉइल पैटर्न उकेरा गया है। ये मूर्ति एक तरह की शांति, रहस्य और शायद किसी धार्मिक या प्रशासनिक आधिपत्य का एहसास कराती है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम पुजारी राजा की उस आध्यात्मिक शांति की तुलना लाल बलुआ पत्थर के पुरुष धड़ से करते हैं। मेल टॉर्सो। हाँ, वो पुरुष धड़ इतना वास्तविक है कि उसकी शारीरिक बनावट की मांसपेशियां और पेट का उभार साफ दिखाई देता है। बहुत ही रियलिस्टिक है। और सबसे मजेदार बात ये है कि उस धड़ में सिर और हाथ जोड़ने के लिए विशेष छेद बने हुए हैं। हाँ, ये बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। ये बिल्कुल आज के जमाने के एक्शन फिगर्स की तरह है, जिसके हाथ पैर आप अलग से जोड़ और निकाल सकते हैं। उस समय के कलाकारों ने मानव शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी को कितनी गहराई से समझा होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही कहा। शरीर रचना विज्ञान की इतनी गहरी समझ को एक सख्त पत्थर पर उकेरना और उसके अंगों को अलग से जोड़ने की मैकेनिज्म विकसित करना कोई सामान्य बात नहीं थी। ये उनके शिल्प के चरम को दर्शाता है। बिल्कुल। लेकिन हड़प्पा के सूक्ष्म और व्यक्तिगत कला से अब हमें इतिहास में एक बहुत बड़ी छलांग लगानी होगी। मौर्य काल की तरफ। हाँ। खिलौनों, गहनों और छोटी मूर्तियों के युग से निकलकर जब हम चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं, तो कला का पैमाना अचानक बहुत विशाल हो जाता है। ये वो समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। जी, इसके साथ ही भारतीय कला में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो दौर भी था जब बौद्ध और जैन धर्म का तेजी से प्रसार हो रहा था। लेकिन कला के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा बदलाव क्या था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सबसे बड़ा वैचारिक और संरचनात्मक बदलाव ये था कि कला अब व्यक्तिगत उपयोग से निकलकर राजकीय संरक्षण यानी स्टेट पेट्रोनेज के अधीन आ गई थी। मतलब अब कला सरकार के हाथ में थी। एक तरह से हाँ। हड़प्पा काल में कला आम लोगों के घरों, खिलौनों और मन को तक सीमित थी, लेकिन मौर्य काल में एक विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित हो चुका था, जिनके पास अथाह संसाधन थे। बिल्कुल, अथाह संसाधन और एक विशाल भूभाग। तो इतने बड़े साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें विशाल वास्तुकला की जरूरत थी। और इसी वजह से बड़े महलों का निर्माण हुआ। हाँ, इसी आवश्यकता ने विशाल महलों और आसमान छूते स्तंभों के निर्माण को जन्म दिया। इसका मतलब है कि मौर्य काल में कला पूरी तरह से राजाओं के नियंत्रण में आ गई थी, या आम लोगों की कला का कोई वजूद बचा था? इसे दो अलग अलग धाराओं में बहने वाली नदियों की तरह समझा जा सकता है। पहली थी दरबारी कला या कोर्ट आर्ट, जो राजा के लिए बनती थी। हाँ, जो सीधे राजा और राज्य के संरक्षण में विकसित हुई। इसमें बड़े पैमाने पर राज्य का धन लगा और देश के सबसे उत्कृष्ट कारीगरों का उपयोग किया गया। इसके उदाहरण हैं विशाल महल, अशोक स्तंभ और स्तूप। और दूसरी धारा? दूसरी ओर थी लोक कला यानी फोक आर्ट, जो आम जनता और स्थानीय कारीगरों द्वारा अपने दैनिक और धार्मिक उपयोग के लिए बनाई जाती थी। जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। बिल्कुल,
यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, गुफाएं और उनके रोजमर्रा के मिट्टी के बर्तन। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर मौर्य साम्राज्य इतना ताकतवर था और दरबारी कला के तहत उन्हें अपनी भव्यता का प्रदर्शन करना था, तो उनकी राजधानी पाटलिपुत्र के महल लकड़ी के क्यों बने थे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब दुनिया के सबसे भव्य महलों में से एक होने के बावजूद पत्थर के बजाय लकड़ी का उपयोग क्यों किया गया, जो समय के साथ नष्ट हो जाती है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। लकड़ी के उपयोग के पीछे कई कारण थे। पहला, उस समय गंगा के मैदानी इलाकों में विशाल और घने जंगल थे, तो लकड़ी आसानी से मिल जाती थी। हाँ, उत्तम दर्जे की लकड़ी बहुतायत में उपलब्ध थी। दूसरा, लकड़ी पर नक्काशी करना और विशाल संरचनाएं खड़ी करना पत्थर की तुलना में तेज और आसान था। अच्छा, समय की बचत। बिल्कुल। इन महलों के विशाल खंभों और डिजाइनों पर ईरानी यानी पर्शियन कला की स्पष्ट झलक मिलती है। दुर्भाग्य से लकड़ी समय की मार नहीं झेल पाई। तो फिर हमें उनकी भव्यता के बारे में कैसे पता चला? यहीं पर ऐतिहासिक दस्तावेज और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत काम आते हैं। जैसे कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज का विवरण। बिल्कुल सही। मेगास्थनीज ने उन महलों को अपनी आंखों से देखा था और उन्हें दुनिया के सबसे सुंदर निर्माणों में से एक बताया। अगर वे ऐतिहासिक प्रमाण न होते तो शायद आज लकड़ी के उन भव्य महलों का कोई नाम लेवा भी न होता। सही बात है। महलों से आगे बढ़कर अगर दरबारी कला के सबसे स्थायी और अचूक उदाहरण की बात करें तो नजर सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए विशाल एकाश्म स्तंभों पर जाके टिकती है। अशोका पिलर्स। हाँ, लगभग 40 फीट ऊंचे ये पत्थर के स्तंभ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। और अशोक ने इन स्तंभों का उपयोग केवल अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं किया। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उन्होंने इनके जरिए शिलालेखों को उकेरा और अपनी जनता तक धर्म या धम्म का संदेश पहुंचाया। ये प्राचीन काल का सबसे प्रभावी जनसंचार या मास कम्युनिकेशन का माध्यम था। वाह, प्राचीन मास कम्युनिकेशन। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य में जहां अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां थीं, वहां एक समान संदेश पहुंचाने के लिए इन ऊंचे स्तंभों से बेहतर और क्या हो सकता था? कुछ नहीं, लेकिन इन स्तंभों के निर्माण की जो इंजीनियरिंग है वो दिमाग को चकरा देने वाली है। हाँ, मोनोलिथिक होने की वजह से। बिल्कुल। ये एकाश्म पत्थर के बने हैं, मतलब 40 फीट ऊंचे और कई टन भारी इस स्तंभ को अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराशकर पूरा का पूरा स्तंभ खड़ा किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इसे खदानों से निकालकर सैकड़ों किलोमीटर दूर कैसे ले जाया गया होगा, ये अपने आप में एक शोध का विषय है। और उस पर वो प्रसिद्ध मौर्य पॉलिश, उसकी तो बात ही अलग है। पत्थर पर शीशे जैसी चमकदार पॉलिश की गई थी, जो 2000 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज भी वैसी ही चमकती है। लौरिया, नंदनगढ़ और सारनाथ का स्तंभ इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वो पॉलिश करने की रासायनिक तकनीक आज भी पूरी तरह से डिकोड नहीं हो पाई है। और सारनाथ स्तंभ का जिक्र सिर्फ एक वास्तुकला के चमत्कार के तौर पर नहीं किया जा सकता। हाँ, उसका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। इस स्तंभ के शीर्ष भाग ने हमारी आधुनिक राष्ट्रीय पहचान को एक नया आकार दिया है। तो इस सब का मतलब क्या है? श्रोताओं के लिए मैं बता दूं कि स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक इसी सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष यानी लायन कैपिटल से लिया गया है। रोजमर्रा के जीवन में सिक्कों, नोटों या सरकारी दस्तावेजों पर दिखने वाले उन शेरों के पीछे क्या प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है? इसके हर हिस्से में एक गहरा दर्शन छिपा है। सबसे ऊपर जो 4 सिंह हैं, वे चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं, जो हर दिशा में नजर रखते हैं। हाँ, ये सिंह शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए इससे बेहतर प्रतीक क्या हो सकता था? सही कहा। इन शेरों के नीचे एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। ये अशोक चक्र है जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर प्रगति को दर्शाता है। और उस चक्र के नीचे जो अलग अलग जानवरों की आकृतियां दौड़ती हुई दिखाई देती हैं, उनका क्या अर्थ है? वे 4 जानवर हैं। पश्चिम में घोड़ा, पूर्व में बैल, दक्षिण में हाथी और उत्तर में सिंह। ये सभी जानवर अथक परिश्रम, गति और असीम ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब एक राष्ट्र को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे प्रतीक के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, जो ये घोषित करता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। यह देखना अद्भुत है कि 2000 साल से भी अधिक पुराना ये धार्मिक और कलात्मक प्रतीक आज एक आधुनिक, स्वतंत्र और लोकतंत्र के मूल्यों का इतनी सटीकता से प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये हमारी गहरी जड़ों का प्रमाण है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्राचीन कला सिर्फ महलों या घरों की सजावट का साधन कभी नहीं थी। हड़प्पा की उस 4 इंच की कांसे की नर्तकी से लेकर अशोक के 40 फीट ऊंचे भव्य प्रस्तर स्तंभों तक का ये सफर तत्कालीन समाज, राजनीति, धर्म और तकनीकी प्रगति का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। एकदम सही। मौर्य काल में कला और धर्म का जो अद्भुत मिश्रण हुआ, वही आज हमारी सांस्कृतिक पहचान का आधार है। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक विचारणीय प्रश्न पीछे छूट जाता है। आज इतिहास के पन्नों और खंडहरों को खंगालकर ये समझने की कोशिश की गई कि पुराने समाजों ने क्या छोड़ा। लेकिन अगर आज से 2000 साल बाद भविष्य के पुरातत्वविद हमारे आज के समाज की खुदाई करें, तो वे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हमारी वास्तुकला और हमारे घरों से निकलने वाले सामान को देखकर वे हमारी दरबारी कला और लोक कला को कैसे बांटेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या हर हाथ में मौजूद ये छोटा सा स्मार्टफोन भविष्य की खुदाई में एक निजी डायरी बनेगा, जिसके जरिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पढ़ा जाएगा? या फिर चारों तरफ फैले कंक्रीट के विशाल फ्लाईओवर और कांच की गगनचुंबी इमारतें ये तय करेंगी कि हमारा समाज कैसा था? ये सोचने वाली बात है कि आज का कौन सा खिलौना या कौन सी इमारत भविष्य में इस दौर की कहानी बयां करेगी। बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई खोज के साथ।